So hello guys, today we are discussing a very important chapter, class 11 biology का क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स कोडिंग चैप्टर है बिकॉज यहाँ पे आपको चीज़ें जो है समझना होता है और समझ के इसका आंसर करना होता है. कुछ चीज़ें रटने वाली हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर जो आप न्यूज़ में देखो तो इस चैप्टर से ना क्वेश्चन बहुत अच्छी खासी होते हैं. मतलब ये चैप्टर बहुत ही लार्ज चैप्टर है. आप इसमें देख सकते हो किंगडम मोनेरा इसमें इंक्लूड है. तो इसका भी पढ़ना पड़ेगा आपको. उसके 5 सब क्लासेस हैं तो इसका भी. उसके बाद में आप पढ़ोगे यहाँ पे फंजाई. उसके बाद में प्लांटी पढ़ोगे, एनिमेलिया, वायरस, कार्बोनेट. तो आपको ध्यान हो इन सब टॉपिक को देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक, और कितना लेंथी चैप्टर है, ठीक है. अब अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पे मोनेरा की, तो मोनेरा से ही अगर जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो यहाँ से कम 2 क्वेश्चन मोनेरा से ही पूछे जाते हैं. कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बैक्टीरिया पढ़ना होता है, ब्लू ग्रीन एलगी पढ़ना होता है. तो एक बैक्टीरिया और एक ब्लू ग्रीन एलगी से या एक क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो कि एक क्वेश्चन चलो कि एक क्वेश्चन मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देता है आपको चैप्टर में. बात करते हैं प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में आपको 5 इसके और क्लास पढ़ने पड़ेंगे. दैट इज आपका आप लोग स्टार्ट करोगे किससे? क्राइसोफाइट से. फिर डायनोफ्लैगलेट पढ़ना पड़ेगा. डायनोफ्लैगलेट के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा यूरिनोइड्स, फ्लाइंग माउस. देन आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें प्रोटोजोन्स पढ़ना पड़ेगा. और प्रोटोजोन्स में भी 3 सब क्लास और पढ़ने पड़ेंगे. अमीबॉइड, स्पोरोजोन्स और फ्लैगेलेटेड 3 और पढ़ने पड़ेंगे. तब जाके ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा प्रोटिस्टा. देन आप फंजाई पे आते हो तो फंजाई में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. देन आप फाइकोमेसिस पढ़ोगे, एस्कोमेसिस पढ़ोगे, रेसिडियो पढ़ोगे और ड्यूटेरोमैसिस पढ़ोगे इस वाले इसमें. और सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है. आप देखो इस साल नीट में इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए फंजाई से. देन आप प्लांटिंग में आते हो तो प्लांटिंग में आपको एल्गी पढ़ना पड़ता है. देन आप ब्रायोफाइट पढ़ते हो. देन आप टेरिडोफाइट पढ़ते हो. देन आप जीनोस्पर्म पढ़ते हो और ये आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो. तो ये वाले जो है ये थोड़ा सा हमारे मतलब मेजर क्लासेस हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े 3 मिलते हैं देखने को, यूकेलिप्टस वगैरह सब नहीं मिलता देखने को. ये लोअर प्लांट्स आती है, ये हाइयर प्लांट इनको बोलते हैं, ठीक है. किसको? जिम्नो और एंजियो को हाइयर प्लांट बोलते हैं, जबकि एल्गी, ब्रायो और टेरिडो को हम लोग क्या बोलते हैं? और लोअर प्लांट्स बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पे ये ट्री और सब्स में मिलते हैं, हर्ब्स भी देखने को मिलती है. देन आप देखो एनिमेलिया. एनिमेलिया में तो आप लोग जानते ही, अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो हमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट वहाँ पढ़ने को मिलता है. इनवर्टिब्रेट अपने आप में बहुत विशाल चीज़ है. पोरीफेरा से स्टार्ट करते हुए हेमिकार्डिटा तक पहुँचते हैं, ठीक है. और फिर आप लोग कॉर्डेटा पे पहुँच जाते हो. तो कॉर्डेटा में भी आप लोग देखोगे टेट्रापोडा में जब जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी. उसके बीच में भी आपको प्रोटोकार्डेटा, सिफेलो और यूरोकॉर्डेट्स वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है. बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है. तो ये मैं बेसिकली कहूँगा जो टॉपिक है गाइस, ये लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि मतलब कितना आप इसको याद रख सकते हो. तो इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स, आपको एप्स के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, आपको रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, आपको फिशेस के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे. 2 टाइप की फिशेस देखने को यहाँ मिलती हैं, एक कार्टिलेजिनस फिश और एक बोनी फिशेस, जिनको हम लोग कॉन्डेक्टाइज और ऑक्सीटाइज भी बोलते हैं. वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि अब नीट में क्या है, एक फिश उठा के आपको दे देंगे, ठीक है, और जो भी एनसीईआरटी में दी है, ठीक है, मतलब उसका फिगर एनसीईआरटी में दिया है, उस फिश को उठा के आपके सामने रख देंगे और आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे बताइए इसमें से ट्रू और फॉल्स क्या है. ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे हैं. तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है, कि कैसे इसको हमको पढ़ना है. एग्जाम्पल कितनी इंपॉर्टेंट है, फिगर कितनी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की. बाद में छोटा सा टॉपिक आता है वायरस, वायरस
और लाइसेंस का एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट करते हो। एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्या है, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, चाहे वायलेट से पूछ ले वो, चाहे आपका वो पूछ ले लाइसेंस से, ठीक है, या फिर वायरस से, लेकिन इजी क्वेश्चन आता है वो सब नहीं आता है। तो ये एक हमारी पूरी थीम हो गई। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से कितना हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है इस हमें चैप्टर से। तो गाइस ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें सब टॉपिक्स जो हैं ये सारे सब टॉपिक्स इंक्लूडेड मिला के एक चैप्टर बना है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कितना हाईली वेटेज है, कम से कम मिनिमम मैं अगर जो आपको लगो इसका बताऊँ तो 15 क्वेश्चन कहीं नहीं है, मिनिमम की बात कर रहे हैं गाइस, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन में प्रोटिस्टा से, वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोटिस्टा से, और 1 या 2 क्वेश्चन आप फंजाई से, और 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं किंगडम प्लांटिस से, क्योंकि एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट ये सब इसमें है। यहाँ से भी गाइस आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एनिमेलिया से, और एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से कितना क्वेश्चन, कितना वेटेज वाला रहता है। 4 1 5 4 9 2 कितना हो गया, 1 2 3 और 3 2 1 3 हो गया, 3 2 5 4 9 4 13 14, मिनिमम देयर 14 से 15 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ 60 नंबर का पेपर यहाँ से आपका सेट होता है। 360 में 60 यहीं से मिल जाएगा आपको, अगर जो आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और अच्छे से मतलब रीडिंग लगानी पड़ेगी आपको एनसीईआरटी की, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी गाइस। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पहली लाइन हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि पहली लाइन यहाँ पे बेसिकली क्या ये बोल रहा है। तो पहली लाइन इसने बोली है सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिखा है कि सिविलाइजेशन के अंत तक आते जाते, ठीक है, बहुत से अटेम्प्ट किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born out of need to use organism for our own uses for food, shelter and clothing। तो इन्होंने कहा कि ये कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था इनका, जब शुरुआत में जो मतलब हमारी सिविलाइजेशन डाउन चल रहा था उस समय, तो उस समय ये कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया इनका नहीं था, ये केवल और केवल यूज़ पे डिपेंड करता था, जैसे कि फूड का यूज़, शेल्टर का यूज़ और क्लॉथिंग का यूज़। तो उस समय जो है एक महान आत्मा है जिनका नाम था एरिस्टोटल, वॉज द अर्लीस्ट। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे, फिर ना कहना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है कि अर्लीस्ट जो है क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस। यही लाइन पूछते हैं कि सबसे पहले यानी अर्लीस्ट साइंटिफिक बेसिस किसने दिया था, तो यहाँ पे दिया था अरिस्टोटल ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। ही यूज्ड, अब देखो इन्होंने यूज क्या किया था, ये बात भी पूछी जाती है। ही यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। तो इन्होंने क्या किया था, सिंपल मार्फोलॉजिकल मतलब कोई फिजियोलॉजिकल कोई एनाटॉमिकल कैरेक्टर नहीं यूज़ किए थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मार्फोलॉजिकल आपका जो है वो कैरेक्टर लिए थे, और इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया 3 कैटेगरी में। ये पूछते हैं कि प्लांट को अरिस्टोटल ने कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया, तो देयर वर 3 कैटेगरी इन विच अरिस्टोटल क्लासीफाई द प्लांट्स। तो दैट इज ट्री हो गया, दैट इज श्रब्स हो गया, दैट इज हर्ब्स हो गया। देन अगर जो हम लोग बात करें इसके बाद में, ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप। एनिमल को भी उन्होंने कैटेगराइज किया 2 ग्रुप में, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो उनके समय में कुछ ऐसे भी प्राणी थे लिविंग उसमें एनिमल में जिनके पास में रेड ब्लड नहीं था और जिनके पास रेड ब्लड था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ तक ये बात ख़त्म हो जाती है अरिस्टोटल के बारे में। आपको लबोलबा 3 बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है कि मोर साइंटिफिक और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो वो थे अरिस्टोटल साहब।
प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दैट इज ट्री हो गया, स्hrubs हो गया, हर्ब्स हो गया। एनिमल को इन्होंने 2 क्लास में ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज जिनके पास रेड ब्लड होता था, मतलब जिनके पास आरबीसी होती थी, और जिनके पास आरबीसी नहीं होती थी। तो ऐसे 2 क्राइटेरिया इन्होंने एनिमल के बारे में बताएं। ये बात गाइस आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। अरिस्टोटल के बारे में 3 बातें ये जो हमने बताई हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आते हैं लीनियस के बारे में। तो लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और उसमें इंक्लूड किया था प्लांटी और एनिमिलिया को। ठीक है, तो इन्होंने लिखा वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। जितने प्लांट थे इनको नज़र आए वो सारे प्लांट प्लांटी में रख दिए, और जितने एनिमल थे उन्होंने एनिमलिया में रख दिए। अब यहाँ पे बात आती है कि इनकी डीमेरिट्स क्या थी। डीमेरिट्स का मतलब इनके जो है ड्रॉबैक्स क्या थे क्लासिफिकेशन में। तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये सिस्टम जो था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, जो कि एक इनका ड्रॉबैक्स था। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ में रख दिया, ये इनका ड्रॉबैक्स था। अब ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते, तो उनके ज़माने में हो सकता है इतना साइंटिफिक वो डिस्कवरी ना हुआ हो तो ड्रॉबैक्स, लेकिन आज के हिसाब से तो ड्रॉबैक्स ही होगा ना इनका। ये उनके हिसाब से देखो, उस समय जब वो थे अपने पीरियड में तब तो ड्रॉबैक्स नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय इतना इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, है ना इतनी बढ़िया माइक्रोस्कोप थी हम लोगों के पास में कि हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन यूकैरियोट है कौन प्रोकैरियोट है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने जो है ना तो यूनिसेलुलर में ना मल्टी सेलुलर में डिस्टिंग्विश किया, ना तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश किया, ना फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंजाई होते हैं इनमें कोई डिस्टिंग्विश किया। तो ये इनके क्या थे डिमेरिट्स। और गाइस ये डिमेरिट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डिमेरिट्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और बहुत बार पूछे जाते हैं। इस साल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूज करवाने के लिए आपसे वो बहुत कुछ बना सकता है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है मेन 3 डिमेरिट्स, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ये पहला डिमेरिट हो गया किसका, लीनियस का। ठीक है, दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सिंगल सेल के बने हैं या फिर वो मोर देन 1 सेल के बने हैं, तो ये दूसरा डिमेरिट्स था। और तीसरा था फोटोसिंथेटिक, मतलब वो खाना अपना बना पाते हैं अपने आप से कि नहीं बना सकते हैं, जैसे कि फंजाई। तो ये 3 डिमेरिट्स आपको लगोलगा याद रखनी गाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है नीट में, और नीट ने कई साल से इस पर क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो 27 में चांसेस हैं कि क्वेश्चन बना दे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। तो लिखा है यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने ये क्लासिफिकेशन कर दिया था, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और लोगों को समझा भी दिया था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ये इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, लाई नहीं करते थे, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे। क्लियर है? हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब बहुत दिनों तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसका यूज अपर्याप्त रहा, इनएडिक्वेट रहा। समझ में आया? या बहुत दिनों तक ये सिस्टम काम नहीं कर पाया। बिसाइड इसके अलावा ग्रास मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे लिखा कि बिसाइड इसके अलावा ग्रास मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट। ठीक है, मतलब बाद में क्या हुआ, इसके अलावा ग्रास मॉर्फोलॉजी की नीड पड़ने लगी। जैसे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया ग्रास मॉर्फोलॉजी में, जैसे कि आपका सेल स्ट्रक्चर समझ रहे हो आप,
कि वो प्रोकैरियोट है कि वो, मतलब आप कह सकते हो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, सेल स्ट्रक्चर बस खाली बोल के काम चला दिया है। तो सेल दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो यूनिसेलुलर या वो मल्टीसेलुलर है ना। नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ वॉल का मतलब सेल वॉल की बात कर रहे हैं कि वो काइटिन की बनी है कि सेलुलोज की बनी है, ठीक है। तो इस टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना कैसे खाते थे, फोटोसिंथेटिक था कि नॉन फोटोसिंथेटिक था, कि वो पैरासिटिक मोड था या कॉप्रोफिलस था, है ना, इस टाइप से। हैबिटाट, कहाँ पे वो रहते थे। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसा उनका रिप्रोडक्शन था, वेजिटेटिव था, सेक्सुअल था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके पैतृक लोगों से क्या संबंध थे, मतलब उनकी पीढ़ियों से उनके क्या संबंध थे, ये सारी चीज़ों की नीड पड़ी बाद के क्लासिफिकेशन में। तो अब देखते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो इन्होंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो कई सालों तक, मतलब अंडरगॉन सेवरल चेंजेस, मतलब बहुत से चेंजेस के दौरान गुजरा वो ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो प्लांट एंड एनिमल ग्रुप, एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट, क्या लिखा, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी include under these kingdom have been changing. The number and nature of the other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात ये की जा रही है कि प्लांट और एनिमल किंगडम में हम लोग सेपरेट कैसे करें चीज़ों को, कि कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टी, क्योंकि इसकी भी नहीं आई बाद में, ठीक है। कौन आपका प्रोकैरियोट से कौन यूकैरियोट से, इसको भी अलग अलग रखने का बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आई, ये देखो यहाँ पे आर.एच. व्हिटेकर, यहाँ पे पहले ये पढ़ लो, उसके बाद में फिर ये हम लोग टेबल पे डिस्कस करते हैं। आर.एच. व्हिटेकर, अब देखो गाइज यहाँ से क्वेश्चन की बौछार है नीट में जो पूछे गए हैं। आर.एच. व्हिटेकर 1969 पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो किस ईयर आया था, तो 1969 में आया था, 1969 में आया था, ये बात आपको याद रखनी थी। और क्वेश्चन ये भी बनेगा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आर.एच. व्हिटेकर दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाई हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इन्होंने इतने किंगडम डिफाइन किए थे, कौन कौन से, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। मेन क्राइटेरिया ये पूछा गया था गाइस, इसी साल नीट 2026 में पूछा गया था। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन रीनीट में पूछा गया था, ये वाली लाइन यहाँ से, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ गए होगे आप, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने लिए थे, मतलब कितने लिए क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन्होंने टोटल 5 क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किए थे 5 किंगडम को डिफाइन करने के लिए। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखो सेल टाइप, देखो 5 इनके किंगडम हैं यहाँ पे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप क्या है, मोनेरा में क्या होगा, वही है ना, प्रोकैरियोट। सेल टाइप याद रखना, ये सेल टाइप में क्या होगा आपका, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करेंगे हम लोग। तो मोनेरा हमेशा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंजाई यूकैरियोट है, प्लांटी यूकैरियोट है, एनिमेलिया यूकैरियोट। अब ये आपको याद पड़ेगा यहाँ पर।
बेटे मोनेरा में ही सब सारे प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी जितने भी किंगडम है सब में क्या आता है, यूकैरियोट्स आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए जो व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कितने यूकैरियोट थे, मतलब उसमें कितने किंगडम में यूकैरियोट्स थे, तो 4 में यूकैरियोट्स थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये पूछता है डायरेक्ट। प्रोकैरियोट्स कितने थे, तो 1 में प्रोकैरियोट्स था। क्लियर है, मोनेरा में। चलो सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल जो थी, जो प्रोकैरियोट्स की यानी मोनेरा की है, वो नॉन सेलुलोजिक थी, मतलब सेलुलोज में नहीं था। किसकी बनी थी, पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, सुगर्स होते हैं, है ना, और साथ में क्या था, अमीनो एसिड था। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट इन सम। अभी हम लोग बात करेंगे कि सब में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है और किसी में एब्सेंट भी होती है। तो प्रेजेंट इन सम यहाँ पे काम खत्म कर दिया। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। तो ध्यान रखना, अगर जो आपसे बोले कि सेल वॉल कितने में प्रेजेंट थी आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में, तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे, आप लोग बोलोगे एग्जैक्टली वो बात करें यहाँ पे तो 2 में प्रेजेंट होती है, एक में काइटिन एक में सेलुलोज। प्रोटिस्टा में थोड़ा सा है, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हैं। अब आप देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट भी नहीं पूछेगा, वो आपसे सिंपल सा पूछेगा। फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन की, प्लांटी में सेलुलोज की, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, ठीक है, कुछ में प्रेजेंट होती है। यूग्लिना में देखोगे तो वहाँ पे सेल वॉल की जगह क्या मिलता है, पेलिकल मिलता है, प्रोटीनिशियस एक लेयर मिलती है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब अगर जो मान लो वो प्रोकैरियोट है तो वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। रीज़न, क्योंकि ये सारे यूकैरियोट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो सेलुलर है, ठीक है, कि मल्टी सेलुलर है, कि टिश्यू लेवल का है, कि ऑर्गन का है। तो ध्यान देना, मोनेरा में सेलुलर लेवल की है, प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का है, फंजाई में मल्टी है, लूज टिश्यू है, प्लांटी में टिश्यू है, ऑर्गन भी आ गए। ये तो आप अपने यहाँ बता सकते हो ना, ऑर्गन कहाँ कहाँ डेवलप मिलेगा आपको, प्लांटी में मिल जाएगा आपको, एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर जो हम लोग मोनेरा की बात करें तो ये भैया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कैसे वाले, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और साथ साथ में ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। कैसे, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से कि मतलब मोनेरा जो है ये ऑटो और हेट्रो दोनों टाइप का यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा। बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो ऑटोट्रॉफिक में मिलेगा और हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दोनों मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे, ऑटो और हेट्रो दोनों मिलेंगे। यहाँ भी ऑटो भी मिला और हेट्रो भी मिला, ठीक है। हेट्रो कहाँ मिलेगा गाइज, जितने भी आपके पैरासिटिक वाले होंगे, जैसे स्लाइम माउल्ट है, वहाँ आपको क्या मिलेगा, हेट्रो भी मिलेगा। दूसरी बात, यूग्लिना में भी आपको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मिलता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद में फंजाई की बात करें तो फंजाई में चूंकि क्या उसको बोलते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, तो ये हमारे होंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ प्लांटी की, तो ये तो सभी को पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं एनिमेलिया की, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इसमें होलोजोबिक और सैप्रोफिटिक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइस। ये टेबल मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी। आर.एच. व्हिटेकर का एक एक मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पे डोमेन सिस्टम की बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा की, सॉरी मोनेरा की, ठीक है। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर जो अच्छा लगे तो आप लोग अगर जो इसमें कुछ कमेंट करेंगे, कुछ ऐड ऑन करने की बात करेंगे, तो मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगा। इसमें अपनी राय देनी बहुत ज़रूरी है हर वीडियो के ऊपर।
और मैं रेगुलरली वीडियो ऐसे अपलोड करूँगा। सिंपल वर्ड में आपको एनसीईआरटी का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और कहाँ से कौन क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मतलब सेलेक्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाला बन सकता है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कि मैचिंग वाला बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया खुद लग जाएंगी जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब ये लाइन पढ़ोगे अपने आप खुद। क्लियर गाइज है। बात करते हैं नीट 27 में, अगर जो आपका सपना वाकई में MBBS का है तो आप लोग क्या करो, 90 आउट ऑफ 90 की बात करो बायोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपका 360 यही कवर करता है, 360 आपका यही कवर करता है। और अगर जो आपने 360 में 360 यहाँ से ले लिए बायो सेक्शन से, जो कि लेने ही चाहिए, मस्ट है, मस्ट है 360 लाना। तो अगर जो आपने यहाँ से केमिस्ट्री से 140 का मतलब गाइज हो गया, बहुत क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, मतलब 35 की बात करें, 4 पंचे 20 और 4 3 12 तो 14, मतलब 140 नंबर केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन सिर्फ कर लिए आपने। ठीक है, आपने पूरे 10 क्वेश्चन छोड़े हो। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपने बहुत बड़ा सेक्शन छोड़ दिया केमिस्ट्री का, जो कि मैं नहीं कहता हूँ कि तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 360 ये हो गए और 140 ये हो गए। और फिजिक्स का अगर जो अभी से आप लोग टारगेट बना के 30 क्वेश्चन का रख रहे हो गाइस, जो कि पॉसिबल है, अगर जो अभी से आप मेहनत करोगे लगातार बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी फ्लक्चुएशन के, क्योंकि फ्लक्चुएशन आता है गाइस। अगर जो आपका एक पेपर, जो टेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं, अगर जो सही नहीं जा रहा है टेस्ट सीरीज वगैरह में, कोचिंग वगैरह में, तो आप लोग फ्लक्चुएट कर जाते हो गाइस हो। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएट नहीं होना है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक टेस्ट है। अगर जो आप उसी से डिसाइड मान लोगे कि हाँ यार मेरा तो बहुत कम स्कोर जा रहा है, तो नीट बेटा बहुत अलग होता है टेस्ट पेपर से। ठीक है, टेस्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है नॉलेज को अप्रोच किया जाता है, आपकी एक्यूरेसी का और टाइम का अप्रोच किया जाता है, और थोड़ा सा माइंड सेट को बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है टेस्ट पेपर, ना कि आपकी पर्सनल एफिशिएंसी को या पर्सनल नॉलेज को चेक करने के लिए। ठीक है, नॉलेज तो यार पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात तो होईगा। ठीक है, लेकिन ये कहो कि आप कितने एफिशिएंट हैं आप MBBS के लिए, आप कितने डिज़ाइंड हैं MBBS के लिए, आपका वो टेस्ट तय कर लेगा, तो दिस इज़ नॉट अ फेयर। ठीक है, हाँ टेस्ट इतना जरूर कर देगा, आपका माइंड सेट आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बना देगा, आपके अंदर स्पीड आ जाएगी टेस्ट सीरीज देने से। अगर जो आपने मान लो सपोजेट 100 टेस्ट दिए हैं, अभी से 100 टेस्ट मान लो अपने दिए, तो गाइज ये जरूर है कि आपका टेस्ट जो है वो माइंडसेट आपके नीड के अकॉर्डिंग सोचने पे मजबूर कर देगा, माइंडसेट आपका बन जाएगा। 2 से 5 बैठने का आपको एक टाइम मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो 30 मिनट बहुत क्वेश्चन मैंने कम कर दिए, 30 क्वेश्चन, मतलब आपने सीधे सीधे 15 क्वेश्चन को छोड़ा है, 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया। तो यहाँ से 120 नंबर, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा आप लोग इससे भी ज़्यादा आप गेन करो। तो 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 गाइज आप देख रहे हो, 620 स्कोर आपका जा रहा है यहाँ से। और 620 स्कोर का मतलब गाइज आप गवर्नमेंट कॉलेज में गिरोगे, मतलब सीधे सीधे आप लोग GMC में जाके गिरोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। इतना अगर जो मिनिमम आपने बेयर बना लिया दिसंबर तक, ये अगर जो आपने दिसंबर तक गाइज बना लिया, तो मैं कसम से बता रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो 4 महीने मिलेंगे, 120 दिन जो मिलेंगे आपको लगो लगा 120 दिन में आप कम से, अगर ये दिसंबर तक आपने कर लिया इतना, 620 नंबर आपके आने लगे टेस्ट में, ठीक, 640 वगैरह नंबर, इतना मतलब आपने कमांड कर ली चैप्टरों पे, तो यहाँ से गाइस आप ज़रूर इसमें से 50 नंबर ऐड जरूर कर लोगे 4 महीने में, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो यही स्कोर आपका जंप करके 670 पहुँच जाएगा गाइस। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपका इतना कर ले जाओगे, बशर्ते ये है कि डेली यार आपको उसमें देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, ये नहीं कि भटकना है, भटकना नहीं पड़ेगा, डेली आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ मैं आपकी हेल्प जरूर करता रहूँगा, आपको कैसे आपको एल्गोरिथम सेट करना है, अपना नीड का अपना माइंड सेटअप कैसे रखना है नीड के अकॉर्डिंग, तो ये मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है गाइज, अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। दूसरी बात गाइज यहाँ पे ये है कि आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए करें, कमेंट यार बताओगे तो चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो आपको
लेके आता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए यार।